हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट हेलिना एक्ट 1833, या फिर इसका एक और नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। देखिए, इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। सेंट हेलिना एक्ट इसको क्यों बोलते हैं, और अभी हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाता हूँ, जो मेरा एक टीचिंग स्टाइल है, बैकग्राउंड में ले जाना। और मैं बैकग्राउंड में क्यों ले जाता हूँ आपको पता है। देखो, हिस्ट्री आप जब भी पढ़ते हो, एक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो आप अपने मन में क्वेश्चन करो। जैसे ही क्वेश्चन करो कि आखिर ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्यों आया भाई, आया तो इसके आने के बाद क्या हुआ, ये सब जब क्वेश्चन करोगे ना, कहाँ पे लाया गया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया भाई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ, कब हुआ? 1833 में हुआ। इस तरह से जब आप क्वेश्चन करोगे ना, इस एक्ट के आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुआ, तो वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे जब क्वेश्चन करोगे तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 1833 का, इसको पढ़ने से पहले आपका ये सब टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जब आप इसको एक सीक्वेंस में पढ़ के आओगे, सबका वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, आप जब एक सीक्वेंस में पढ़ के आओगे तो आपको ईजी होगा समझने में। इन सब के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूं इससे पहले जो चैप्टर आया था, 20 साल पहले जो चैप्टर आया था, चैप्टर एक्ट ऑफ 1813, इसके बारे में मैं बात करूंगा। इस चैप्टर आने के बाद क्या हुआ था? 20 साल, देखो इससे पहले कब आया था? 1793 में। इसमें आने के बाद ये चैप्टर ला करके क्या करा गया था? 20 साल बढ़ा दिया गया था कंपनी का चैप्टर को, फिर 20 साल के लिए और कंट्रोल दे दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये चैप्टर ला करके। ये आपको पता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। और आपने क्या पढ़ा था? ये चैप्टर लाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मोनोपोली मिला था, ट्रेड मोनोपोली मिला था, वो खत्म हो गया था। बस दो ही जगह बच गया था, टी में और ट्रेड विथ चाइना में। बस ये दो मोनोपोली बच गया था, ये आपको पता है। और आप इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा था, ये एक्ट लाने के बाद अब इंडियंस के लिए 1 लाख रुपए खर्च करा जाएगा इंडियंस के एजुकेशन के लिए, ये आप पढ़े थे ना। अच्छा, अब कभी ये सोचे हो, ये ब्रिटिश 1 लाख रुपए पर ईयर इंडियंस पे क्यों खर्च करेंगे एजुकेशन के लिए भाई? देखो, उनको ना एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत डिफिकल्ट होता था। यहाँ पे लोग उनके हिसाब से, हम लोग इंग्लिश नहीं आता था, हम लोग नहीं पढ़े लिखे हुए थे, तो उनको प्रॉब्लम होता था। तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, तो उसको तो पढ़ाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए वो पढ़ा रहे थे। अब इसका देखो, इंडियंस इसमें क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं कि उनको तो चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन में लोग, तो उसको पढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग जो पढ़ लिए, बहुत सारे लोग जो पढ़ लिए, उससे हम लोग समझने लगे, और उसके उसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंस की भी डिमांड करने लगे, है ना, पढ़ने के बाद। तो इनके लिए भी फायदा था, हमारे लिए भी फायदा है। हम लोग पढ़ लिए तो हम लोग समझने लगे, अच्छा लिबरल का कॉन्सेप्ट ये होता है, लिबरलिज्म ये होता है। खैर, इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी मैंने शायद डिस्कस कर रखा है। खैर, तो ये कुछ प्रोविजन आपको याद होगा 1813 का, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोल सकते हैं आप उसको, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखो, उसमें इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताया था, 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी भाई? आपने पढ़ा था उसमें कमर्शियल अफेयर और पॉलिटिकल, और आप बोल सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाती थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी देखती थी, और साथ साथ कमर्शियल, ये दोनों काम देखती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और कमर्शियल में आपको पता है मोनोपोली था ट्रेड में, और ट्रेड विद चाइना, ये भी जस्ट मैंने बताया था। और कमर्शियल अफेयर कौन देखता था? कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल्स कौन देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये मैं इंडिया की बात बता रहा हूं आपको 1813 में, ठीक है। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे रूल कर रही थी, आपको एक आइडिया लग गया है ना। अब जब ये एक्ट आएगा 1833, वो क्या चेंजेस करेगा देखो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहां पे ट्रेड कर रही थी, कमर्शियल काम जो कर रही थी, वो कमर्शियल बंद हो जाएगा, कमर्शियल अफेयर अब इनका बंद हो जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी अब? एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक्ट आने के बाद। एक बात बताओ मेरे को, कमर्शियल अफेयर कौन देखता था? कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर।
अब जब कमर्शियल काम बंद हो गया तो ये कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे भाई? जो कि कमर्शियल काम कंपनी का चलाता था, इतने सालों से चलाते हुए आ रहे थे, ये क्या करेंगे? सोचने वाली बात है। अब क्या हो गया यहां पे? पावर ट्रांसफर हो गया। पावर ट्रांसफर हो गया किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है। 1833 के बाद क्या होता है? कमर्शियल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी खत्म हो जाएगा और पावर का ट्रांसफर हो जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है। अब देखो यहां पे एक कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर के पास, आप याद करो क्या होता था? स्टॉक्स, शेयर होता था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अब इनके पास जो स्टॉक्स है, शेयर, उसका क्या होगा भाई? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला कि देखो भैया, आप सारा कुछ मुझे दे रहे हो ना, क्राउन को दे रहे हो ना, आप ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे रहे हो ना, तो जो भी आपका शेयर और स्टॉक का वैल्यू है उसको मैं आपको फिर दे दूंगा, और डिविडेंड जो आपको 10.5% मिलता वो मिलता ही रहेगा। और ये कहां से मिलेगा? हम इंडियंस के पैसों से मिलेगा इनको। खैर, अब मैंने बस एक नॉलेज के लिए आपको बता दिया। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, नहीं आया तो मैं बता देता हूं भाई। ये जब कमर्शियल अफेयर खत्म हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में 1833 के बाद, तो उनके पास जो कंपनी का स्टॉक्स था, शेयर्स, वो क्या हो गया? है ना? तो ये सारा पे ऑफ हो जाता है किसके पास? गवर्नमेंट के पास। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। और ये सबको पे ऑफ करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये सारा जो भी स्टॉक्स है इसके बदले इनको पैसा देगी। आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो ये हम लोग कर लिए क्लियर। और आपको मैंने ये भी बताया था कि 1 लाख रुपीस दिया गया था इंडियंस के एजुकेशन के लिए। और क्यों दिया गया था? क्योंकि ये लोग चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस आए। और 1833 का जब चार्टर लाया गया उसके बाद लोअर पोस्ट के लिए, लोअर रैंक के लिए सीट्स, वैकेंसी निकाला गया। अब इंडियंस भी लोअर रैंक पे, लोअर पोस्ट पे सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं। देखो पढ़ा के क्या फायदा हुआ इनको? पढ़ा दो ताकि हमको कल होके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प मिले, इसीलिए ये लोग पढ़ा रहे थे। आई होप आपको ब्रिटिश कुछ भी करते थे ना अपने फायदा के लिए करते थे, हमारे लिए कुछ भी नहीं करते थे वो। चलो ठीक है, देखो ये तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग गया है 1833 के चार्टर के बाद क्या सीन था और 1833 के बाद क्या हुआ। थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग गया कि उससे पहले अच्छा कंपनी इंडिया को रूल करती थी और कंपनी का भी दो खेमा था, एक बोर्ड्स ऑफ, आपने भी पढ़ा ना, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल और कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर। एक पॉलिटिकल काम देखती थी और एक कमर्शियल काम देखती थी। लेकिन ये एक्ट आने के बाद कमर्शियल तो खत्म हो गया। अब सिर्फ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सिर्फ क्या करेगी भाई? पॉलिटिकल काम करेगी। अभी आपको यदि समझ में नहीं आ रहा ना तो आराम से सुनते जाओ, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अभी 2 4 5 मिनट और मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाऊंगा। जब आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा ना, आपको एक्ट समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। और देखो यदि आप सिर्फ ऐसे, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, आप सिर्फ एक्ट पढ़ोगे, प्रोविजन आपने पढ़ लिया 5 6 7 जो भी प्रोविजन है, बस फिर भूल जाओगे। आप कोई भी एक्ट उठा लो, कोई भी चार्टर एक्ट उठा लो या कुछ भी उठा लो, पढ़ोगे भूल जाओगे। लेकिन जब आप एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे, एक जब लिंक कर करके पढ़ोगे हिस्ट्री को, तो आप नहीं भूलोगे। मैं खुद का एग्जांपल है, तो मुझे इतना बहुत याद रहता है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि मैं उसको सिस्टमैटिक वे में पढ़ता हूं, इसीलिए। आप भी जब उसको एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे तो आप नहीं भूलोगे। नहीं तो आप एक 5 6 7 प्रोविजन आपने पढ़ लिया, बस 3 दिन बाद वो दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन उसको आप एक सिस्टम पे पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग को पढ़ना है 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ना है, तो उससे पहले का सिचुएशन यदि आपको क्लियर हो जाए तो ईजी हो जाएगा समझना। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा कि कंपनी का दो खेमा था, है ना? एक वो पॉलिटिकल देखते थे और एक कमर्शियल देखते थे। कमर्शियल कौन देखते थे? कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल क्या देखते थे ये लोग? पॉलिटिकल। लेकिन ये आने के बाद खत्म हो जाता है, तो आपको क्लियर हो गया। मैं तो सिंपल ये एक्ट जब चैप्टर पढ़ोगे इसमें क्या लिखा हुआ रहेगा? कंपनी का कमर्शियल अफेयर आज से बंद, खत्म। बोरिया बिस्तर बांधिए, जाइए, कमर्शियल काम करने वाले यहां से जाइए, है कि नहीं?
आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके ध्यान में भी रहेगा 2-4 दिन, लेकिन फिर आप भूल जाओगे। लेकिन ऐसे करके आप पढ़ोगे, अच्छा 1813 में ये सीन था, इसके आने के बाद ये खत्म हो गया, तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। खैर, बहुत भाषण हो गया, हम लोग चलते हैं अपने काम पे। देखो, इसको स्टार्ट करने से ना आपको थोड़ा सा ब्रिटेन का उस टाइम का सिचुएशन देखना पड़ेगा। आप यदि इस एक्ट के आने से पहले का सिचुएशन देख लोगे, और इससे पहले आपने 1813 का ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुका है, इस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव्स का रूल था। देखो, ये जो बीच का टाइम पीरियड, लगभग ये जो 20 इयर्स का जो ये टाइम पीरियड है ना, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इसमें भी कब से, ये एक्ट आने के 3-4 साल पहले की जब कहानी पढ़ोगे, अच्छा ये 20 साल में आप देख रहे होगे इंग्लैंड में इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। अब थोड़ा सा मैं ना आपको इंग्लैंड का कहानी बताता हूँ। इंग्लैंड का यदि कहानी आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा हाँ, तो इंग्लैंड में ये हो रहा था, उसका प्रभाव ये पड़ा। तो ये एक्ट पे इंग्लैंड का जो सिचुएशन है, इसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है। ये इम्पैक्ट आपको तभी समझ में आएगा इस चैप्टर में, जब आप इंग्लैंड का सिचुएशन थोड़ा देखोगे, इंग्लैंड में क्या चल रहा था थोड़ा देखोगे, तो आपको ईजी हो जाएगा समझना। थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, थोड़ा लंबा होगा वीडियो, लेकिन आप जब पूरा पढ़ोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, 1830 में क्या होता है, 1830 में विक्स मतलब लिबरल पार्टी यहां पे पावर में आ जाते हैं। कहां पे भाई? इंग्लैंड के ब्रिटिश पार्लियामेंट में। मतलब अब से 1830 के बाद से पार्लियामेंट में लिबरल्स का रूल हो जाएगा, ठीक है। और लिबरल पार्टी मतलब उसको विक्स बोलते थे। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे पार्लियामेंट में लिबरल आ गए तो इनका सोच भी कैसा होगा भाई? लिबरल, अच्छा लिबरल जिनको नहीं पता तो मैं बताता हूं। लिबरल मतलब बेसिकली फ्रीडम, जो फ्री करने की बात करता हो, फ्रीडम की बात करता हो। फ्रीडम क्या चाहिए? मार्केट में फ्रीडम हो, है ना। खैर, तो जैसे पार्लियामेंट में लिबरल्स लोग आ गए, इनका जो पॉलिसी होगा, ये किस तरह की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेंगे, आप खुद लॉजिक लगाओ ना। लिबरल्स का रूल होगा पार्लियामेंट में लिबरल्स लोग होंगे, तो इनका जो पॉलिसी होगा वो भी किसके तरफ इंक्लाइन होगा? लिबरल्स के तरफ। तो हम लोग देखते हैं इंग्लैंड में ये लिबरल्स पार्टी जब यहां इंग्लैंड के पार्लियामेंट में आते हैं, तो ये क्या क्या पॉलिसी यहां पे लाते हैं भाई। तो इनके द्वारा कुछ कुछ पॉलिसी लाया गया था इंग्लैंड में, वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। 1830 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। चलो, अब इनके द्वारा कुछ पॉलिसीज लाया गया था। तो इनके द्वारा ये क्या पॉलिसीज थे, ये क्या चीज की बात करते थे कि देखो भैया, हम लोग लिबरल्स है, तो हम लोग मार्केट में फ्रीडम की बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करते हैं भाई? मार्केट में फ्रीडम की बात करते हैं। मार्केट फ्री होना चाहिए, ट्रेड फ्रीली हो सके, ऐसा इनका सोच था। आपको अभी मैंने जस्ट बताया ना आपको, जो लिबरल्स है वो क्या सोचेंगे? मार्केट में फ्रीडम हो भैया, मार्केट फ्री रहे, तो ऐसा इनका मानना था। तो ये फ्रीडम मार्केट की बात करते थे। और लेकिन आप उस टाइम पे इंडिया को देखो, 1830 के पास इंडिया को देखो, तो इंडिया में क्या सीन है भाई? इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिला हुआ था। क्या चीज का? टी एंड ट्रेड विथ चाइना में। ये मोनोपोली 1930 में मिला हुआ है। तो ये देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिला हुआ, और इसके तो अगेंस्ट है, ये मोनोपोली का अगेंस्ट, ये किसके फेवर में? फ्री मार्केट के अगेंस्ट में। तो देखोगे आप, जैसे ये पावर में आए और इन्हीं के रीजन में, ये लिबरल्स लोगों के रीजन में 1833 में एक्ट आता है, तो ये क्या करेंगे? मोनोपोली ही खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या करते हैं? रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 लाते हैं। रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 लाके क्या करते हैं? ये फ्रेंचाइजी को एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंडिंग फ्रेंचाइजी का क्या मतलब है? मतलब मान लो कि इंग्लैंड का 100 पॉपुलेशन है, इसमें से सिर्फ मान लो कि 15 लोगों को वोटिंग राइट्स है। तो ये एक्ट लाने के बाद ये लोग क्या करते हैं? लिबरल्स लोग है ना, तो ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। तो ये क्या करते हैं? फ्रेंचाइजी को इंक्रीज कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं कि अब से 25 लोग वोट कर पाएंगे, इस 100 में से 25 लोग वोट कर पाएंगे ये। और उसके बाद जो हाउस ऑफ कॉमन है, इसमें सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर से मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं सीट। हाँ, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट होना चाहिए, ऐसे ऐसे ये होना चाहिए। उसके बाद ये लोग लिबरल्स थे, तो ये लोग, मैं अभी कहां की बात कर रहा हूं? इंग्लैंड का। और इंग्लैंड की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसका इंपैक्ट पड़ेगा जो 1833 में चैप्टर रहेगा। अभी मैंने एक आपको एग्जांपल दे दिया
कि ये लोग मोनोपोली के अगेंस्ट थे, जिसके वजह से आप देखोगे जब ये एक्ट लाते हैं 1833 में, वहां मोनोपोली ही खत्म कर देते हैं इंडिया से। ठीक है, खैर देखो ये लोग राइट्स ऑफ मैन की भी बात करते थे कि मैन को राइट्स मिलना चाहिए, एक फ्रीडम, थोड़ा बहुत कुछ कुछ जगह फ्रीडम मिलना चाहिए। तो आप देखोगे इनकी पॉलिसी में ये ऐसा मानते हैं, तो यहां पे लोगों को ये पॉलिसी में देते भी हैं कि देखो भैया इंग्लैंड में स्लेवरी आपसे खत्म, मतलब सॉरी, तो देखना उसके बाद ये इंग्लैंड में बात करते हैं स्लेवरी खत्म हो जाए, तो फिर जहां जहां इंग्लैंड का कॉलोनी होता है वहां भी स्लेवरी खत्म। लेकिन ये सब पेपर में था, समझ रहे हो ना आप, ये सारे पेपर में था। खैर, लेकिन ये लोग मानते थे कि राइट्स ऑफ मैन में, तो एक इंसान का, मैन को राइट्स मिलना चाहिए, जिसके तहत ये लोग क्या करते हैं, इंग्लैंड में स्लेवरी को खत्म कर देते हैं और फिर बाद में इंडिया में भी खत्म करते हैं। कुछ लोग पार्लियामेंट में, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, इतने ये लोग लिबरल्स, कुछ लोग इतने लिबरल्स थे, ऐसा मानते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दो और सारा पावर क्राउन को ट्रांसफर कर दो। इंडिया का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा टेक ओवर कौन कर ले भाई, क्राउन, और कंपनी को खत्म कर दो। कुछ लोग ऐसा एडवोकेट करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दो और इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टेक ओवर कौन कर ले भैया, मतलब क्राउन मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ऐसा कुछ लोग मानते थे, लेकिन मेजोरिटी लोगों का सपोर्ट नहीं था, तो नहीं हो पाया। और ये लोग क्या मानते थे, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। तो देखो इनका, अच्छा एक मैं आपको एग्जांपल और देता हूं। 1833 में देखोगे आप, एक लॉ कमीशन का स्टैब्लिशमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद देखना आप, लॉ कमीशन का जो स्टैब्लिशमेंट होता है वो क्या करेगी, कोडिफिकेशन करेगी लॉ का। खैर वैसे कोडिफिकेशन ऑफ लॉ पे वीडियोस आप जाके देख सकते हो। एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों का तैयार हो गया है। हम लोगों को ये आइडिया हो गया कि उस टाइम यूरोप में, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बढ़ रहा था, मशीन गुड्स आ रहा था। ये सब आप लोगों का क्लियर है। आई होप ये सब क्लियर हो। देखो यदि अभी आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट करो। देखो मैं सब्सक्राइब करने आपको नहीं बोल रहा हूं, आप कमेंट करो। यदि आप वीडियोस देख रहे हो, आपको सब्सक्राइब नहीं करना मत करो, जो करना है करो, लेकिन आप यदि एक कमेंट कर देते तो मेरा दिन बन जाता है और मुझे पढ़ाने में भी मन लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। खैर, तो हम लोग का एक पूरा बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। अब हम लोग, लोहा गर्म हो चुका है, अब हम लोग उस पर सेफ में ढालेंगे, है ना। आपको एक पूरा आइडिया हो गया उस टाइम पे इंग्लैंड का क्या सीन था, इंडिया का क्या सीन है, इंडिया में कैसे रूल हो रहा है। तो आपको एक आइडिया हो गया था 1813 का, 1813 वैसे भी आप पढ़ के आए हो, नहीं भी पढ़ के हो तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे, क्या कमर्शियल और पॉलिटिकल, ये सब आपको आइडिया हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे इस एक्ट का बैकग्राउंड। ऑलरेडी आपको पता है, चार्टर एक्ट का बैकग्राउंड आपको पता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बैकड्रॉप आपको पता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ग्रेट ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे है लासी फेयर। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रिंसिपल है ना, आपको मैंने बताया था ना कि अभी 1930 में लिबरल्स पावर में आ गए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल्स पावर में आ गए थे। तो जब लिबरल्स पावर में आ गए थे तो इस प्रिंसिपल में, ये डॉक्ट्रिन में ये लोग बिलीव रखते थे। और इस डॉक्ट्रिन का क्या मतलब होता है, मार्केट को फ्री करो, मार्केट में फ्रीडम हो, फ्री मार्केट की बात करते हैं। ये जो प्रिंसिपल है फ्री मार्केट की बात करता है, और गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो कम हो, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो और मार्केट कैसा हो भाई, फ्री हो। ठीक है, उसके बाद लिबरल मूवमेंट की वजह से रिफॉर्म एक्ट आता है, जिसमें आपने देखा था दो क्या क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ था सीट। खैर ये सब आपको सब आइडिया हो चुका है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इस एक्ट के बारे में। इस एक्ट को क्या बोलते हैं ये आपको क्लियर है। इसको हम लोग ये सेंट हेलिना एक्ट भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी बोलते हैं, ये पता है। और इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, ठीक है, अब इसको यहीं रहने देते हैं। और ये एक्ट ला करके, 1833 का एक्ट ला करके ईस्ट इंडिया कंपनी को के चार्टर को फिर से रिन्यू कर दिया जाता है। आगे फिर मैं इसमें एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा। और ये एक्ट ला करके क्या करा जाता है, आपने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था, ट्रेड किसके साथ, ट्रेड विद चाइना और टी के ट्रेड में मोनोपोली था, जिसको कि खत्म कर दिया जाता है। क्यों खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि ये लोग जो हैं, कौन, ब्रिटिश पार्लियामेंट में किसकी कौन है सर, कौन है पावर में भाई, लिबरल्स लोग। लिबरल्स लोग किस में बिलीव रखते हैं, फ्री मार्केट में, मतलब लाजी फेयर में ये लोग
बिलीव रखते हैं फ्री मार्केट में, है ना, जिसकी वजह से फ्री मार्केट में बिलीव रखते हैं तो मोनोपोली ये खत्म कर देते हैं। और एक चीज आप उस टाइम देखो, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बात किया है। कॉन्टिनेंटल सिस्टम का क्या मतलब है? नेपोलियन और ब्रिटेन, मतलब उस टाइम ब्रिटेन और फ्रांस में कुछ बन नहीं रहा था, और नेपोलियन चाहता था कि ब्रिटिश को बहुत वीक कर दे। कैसे वीक करना है? तो उसके लिए ट्रेड पे बैन कर दो। मतलब फ्रांस और फ्रांस का जो भी एलाइज था यूरोप में, उनको बोल दिया गया भैया आपको ब्रिटिश का सामान नहीं लेना, मतलब ब्रिटिश गुड्स इंपोर्ट नहीं करवाना है। तो अब जो ब्रिटेन में ट्रेडर्स थे, उनको यूरोप में नहीं सामान बेचेंगे तो कहां बेचेंगे? तो उनके पास ऑप्शन क्या? बड़ा सा इंडिया जो था बहुत बड़ा कॉलोनी था, तो इंग्लैंड में ट्रेडर्स बोल रहे थे भैया देखो, फ्रांस और फ्रांस के लाई में तो हम बेच नहीं सकते क्योंकि फ्रांस उधर रोक लगा दिया है, बैन कर दिया है हम लोगों को। ये कौन बोल रहा है? इंग्लैंड में ट्रेडर्स। तो बोलते हैं देखो भैया, इधर तो कहानी खत्म है यूरोप में, अब एशिया जाने दो ट्रेड करने के लिए, है ना। तो बोलता है ठीक है चलो एशिया भी ट्रेड करो, 1813 में मैंने पढ़ाया है, ठीक है आप एशिया जाके ट्रेड करो, और अब से आप यहां पे आके ट्रेड कर सकते हो क्योंकि कंपनी का मोनोपोली खत्म हो गया। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम की वजह से और लेजिस फेयर की वजह से कंपनी का मोनोपोली यहां पे खत्म हो जाता है। ये था पूरा बैकग्राउंड इस एक्ट का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये एक्ट आने के बाद क्या होता है, कंपनी का मोनोपोली खत्म हो जाता है और कंपनी अब से सिर्फ क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, कमर्शियल काम खत्म। जो एक कंपनी था इतने सालों से यहाँ पे रूल कर रहा था, सॉरी यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा था, अब वो कमर्शियल एक्टिविटी खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और यहां से देखोगे आप सेंट्रलाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है, ये देखोगे। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोविजन ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इस वीडियो का, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चार्टर एक्ट का प्रोविजन। ठीक है, क्या क्या प्रोविजन था? तो प्रोविजन को जनरली हम लोग 3-4 पार्ट में, एक अदर प्रोविजन पढ़ेंगे, एक में हम लोग होम, इसको मैंने ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आप पढ़ोगे होम गवर्नमेंट के बारे में, फिर पढ़ोगे आप इंडिया का, यहाँ पे इंडिया में जो मेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके बारे में पढ़ोगे, फिर आप कुछ प्रोविंस के बारे में पढ़ोगे थोड़ा सा, फिर मैं आपके लिए रखा हूं अदर्स कुछ प्रोविंसेस, सॉरी अदर कुछ प्रोविजन, वो पढ़ना है हम लोगों को। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं होम गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस हुआ। तो देखो अब क्या कर दिया गया, कंपनी को बोला गया कि देखो भैया आपके पास टेरिटरी पोजीशन तो रहेगा और आपके पास रेवेन्यू भी रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1833 का एक्ट ला करके ये करा गया कि देखो भैया आपके पास इंडिया का टेरिटरी तो रहेगा और रेवेन्यू भी रहेगा, लेकिन आप जो एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, फिर से मैं बोल देता हूं, एक सेकेंड, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया ना, 1833 का चार्टर आने के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ क्या करेगी, यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, खत्म, कमर्शियल काम खत्म है, कमर्शियल काम नहीं करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये एक्ट लाने के बाद क्या बोला गया कि आप यहां पे टेरिटोरियल पोजीशन रख सकते हो और रेवेन्यू भी आपको मिलेगा। ठीक है, अनदर 20 ईयर के लिए, मतलब 1833 से 20 साल आप इसमें और जोड़ दो, इस 20 साल के लिए आपको टेरिटोरियल पोजीशन, मतलब ये जो इंडिया है, कहां गया भाई पेज, ये जो इंडिया है इसका पूरा टेरिटरी पोजीशन और रेवेन्यू आपको अगले 20 साल के लिए मिलेगा। लेकिन आप जो एडमिनिस्ट्रेशन करोगे भैया, आप जो यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करोगे वो किसके नाम पे करोगे? ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी और हिज हायर एंड सक्सेसर। ठीक है, आप जो यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, आप जो एडमिनिस्ट्रेशन करोगे इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, मतलब बेसिकली आप
अब से क्या होगा, आप जो यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, अब किसके नाम पे होगा, क्राउन के नाम पे होगा, हिज मैजेस्टी के नाम पे होगा, सिंपल। और दूसरा देखेंगे हम लोग होम गवर्नमेंट में क्या चेंजेस हुआ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लाने के बाद। तो कंपनी का जो मोनोपोली था उसको अब कर दिया जाएगा भाई खत्म, तभी से मैं बोल रहा हूं, है ना। कंपनी का जो मोनोपोली था, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेटेड, अब उसको कर दिया जाएगा खत्म। अच्छा, कंपनी का मोनोपोली किसके साथ था, चाइना के साथ और टी के साथ, वो खत्म हो जाएगा। अब जो कमर्शियल काम था कंपनी का वो वाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब सिर्फ क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा भाई, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा एज ए ब्रिटिश क्राउन के एजेंट के जैसा। मतलब इंग्लैंड में बैठा हुआ ब्रिटिश क्राउन, उसका एजेंट के जैसा आप इंडिया में क्या करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे। कहानी खत्म, सिंपल। अब देखो यहां एक चीज और हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इसको आपको समझना है ना, यहां पे देखो मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक ये तो खैर मैंने पहले भी बताया था आपको, यह जो भी मैंने यहाँ पे बताया, देखो 1833 से पहले बिफोर की बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी का दो काम होता था, कमर्शियल और पॉलिटिकल। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद, इस एक्ट के आने के बाद अब क्या हो जाएगा भाई, ये चेंज हो जाएगा। देख रहे हो आप नीचे में, देखो ये और ये, कहानी खत्म। अब सिर्फ इनके पास क्या रहा, पॉलिटिकल। एक सेकेंड तो मुझे, मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो देखो 1813 का जो एक्ट था, चार्टर एक्ट जो 1813 का था, उसमें एक चीज क्या इंट्रोड्यूस करा गया था, कोई यूरोपियन सब्जेक्ट जो इंडिया आएगा उसको लाइसेंस लेना पड़ता था। मतलब यूरोपियंस के एंट्री पे एक लाइसेंस था। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद, 1833 के एक्ट के आने के बाद क्या करा गया, वो जितना सारा यूरोपियंस के एंट्री पे, मतलब कोई इंडिया जो घुसेगा कोई यूरोपियंस, उसके एंट्री पे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था पहले। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद यूरोपियन अब इंडिया इजीली आ सकता है, जो भी रिस्ट्रिक्शन था वो सारे को खत्म कर दिया गया। अब आप फ्रीली इंडिया आ सकते हो, यहां पे घूम सकते हो, यहां पे जमीन भी खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हो, आपके पास फ्रीडम है, आप यहां पे रेसिडेंस भी इंजॉय कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो और ट्रैवल भी कर सकते हो। आई होप ये हो गया हुआ खत्म। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोविजन रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोविजन रिलेटिंग टू द चेंजेस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुआ, हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है सबसे पहले ये हुआ, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस गवर्नर जनरल को कुछ लेजिस्लेटिव पावर भी दे दिया गया। अब देखो ये जो गवर्नर जनरल है, पहले ये क्या हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये बंगाल का पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था। लेकिन अब इसको क्या बना दिया गया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आप इसको और इजीली कैसे समझोगे, मैं आपको थोड़ा यहां पे इंडिया का मैप दिखाता हूं। किधर गया भाई मैप, देखो मैप दिख रहा होगा, आई होप आपको। देखो ये रहा एक प्रेसिडेंसी, ये रहा और ये रहा। ये जो आप देख रहे हो बंगाल, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को देखो, ये इनके पास पहले लेजिस्लेटिव पावर होता था और इसके पास भी, मतलब ये अपना कानून खुद से बना सकते थे, ये बॉम्बे वाले और ये मद्रास वाले अपना कानून खुद से बना सकते थे। लेकिन ये एक्ट आने के बाद, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आने के बाद, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब ये हो जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर ही कर दिया जाता है किसको, मद्रास और बॉम्बे। मद्रास और बॉम्बे
पहले जो ये कानून बना सकते थे, इनके पास जो लेजिस्लेटिव पावर था, कानून बनाने का जो पावर था, अब वो पावर भी खत्म कर दिया गया। बस इसको फिर से ध्यान रखें, मैं फिर से बोल रहा हूं, बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये पूरे इंटायर ब्रिटिश इंडिया का हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये पूरे ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर हो गया, जो कि पहले किसका होता था, सिर्फ बंगाल का होता था। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब हो गया भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कहानी खत्म। और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर आ गया कौन भाई, मद्रास प्रेसिडेंसी और भाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और इनके पास जो लेजिस्लेटिव पावर था, अब ये सारा पावर किसके पास चला जाएगा, इन दोनों का पावर। अब इन दोनों का पावर इसके पास चला जाएगा। अब लेजिस्लेटिव पावर ये, अब ये पूरे इंडिया के लिए कानून बनाएगा। अब ये लोग कानून खुद से नहीं बना सकते, ये लोग कानून खुद से नहीं बना सकते। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जितने सारे बात मैं करूंगा ना, आपको इजीली सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, गवर्नर जनरल हैड लेजिस्लेटिव पावर ओवर इंटायर ब्रिटिश इंडिया। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। गवर्नर जनरल को आप यहाँ पे देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया जाता है भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इनको कुछ कानून बनाने का लेजिस्लेटिव पावर दे दिया जाता है। तो गवर्नर जनरल को अब लेजिस्लेटिव पावर किसके लिए मिल गया, पूरे इंटायर ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी के लिए। आप उस मैप में एक टेरिटरी देखे थे ना ब्रिटिश इंडिया का, जो पिंक कलर का था, वो ब्रिटिश टेरिटरी था। अब पूरे इंडिया पे गवर्नर जनरल कानून बना सकता है। प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास को क्या हो गया भाई, जो लेजिस्लेटिव पावर मिला था उससे वो वंचित रह जाएंगे, अब उनको वो पावर नहीं मिलेगा, ठीक है। गवर्नर जनरल के पास पूरा सिविल और मिलिट्री पावर भी आ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये पॉइंट देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम हैविंग द ऑथोरिटी ओवर द इंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली बार क्रिएट हुआ और उसके पास ऑथोरिटी आ गया पूरे इंटायर टेरिटरी का। आप जो ये इंडिया का नीचे मैप देखे थे, आप देखे थे ना उसका। और फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया में कौन बने भाई, फर्स्ट गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिक, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं विलियम बेंटिक। और आपको पता है ना, गवर्नर होता था पहले, गवर्नर का काउंसिल भी होता था। अब तो गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया है गवर्नर जनरल, तो खैर उनका काउंसिल तो रहेगा ही ना भाई। तो गवर्नर का काउंसिल होता था। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे काउंसिल के बारे में। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, फिर हम लोग पढ़ेंगे काउंसिल के बारे में। चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसका काउंसिल। तो पहले काउंसिल में पहले तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं थे, पहले ये क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इनका 3 काउंसिल मेंबर होता था। लेकिन अब ये क्या हो गया, 1833 के चैप्टर के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रहे, अब ये क्या हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके जो 3 मेंबर काउंसिल थे, अब उसमें एक मेंबर और ऐड कर दिया गया, और उस मेंबर को हम लोग बोलते हैं लॉ मेंबर, जिसका काम कोई लेजिस्लेटिव, यदि मान लो कोई कानून बनेगा उस टाइम पे इनका काम होगा। तो इसको बनाया गया था सिर्फ लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए, लेकिन एज ए रेगुलर मेंबर जैसा ये काम यहाँ पे नहीं करेंगे। ये सिर्फ किस में हेल्प करेंगे भैया, लेजिस्लेटिव वाला कोई काम हो, कानून बनाने वाला कोई काम हो, तो उसमें ये हेल्प करेंगे। तो हम लोग को यहां से क्या क्लियर हो गया, गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल। तो काउंसिल में टोटल अब कितने मेंबर होंगे भाई, 4 मेंबर। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पिट्स इंडिया एक्ट, याद करो। पिट्स इंडिया एक्ट में आपने क्या पढ़ा था अच्छा देखो, यहां पे हम लोग द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल वेयर रिड्यूस बाय पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में आपको याद करो 3 मेंबर कर दिया गया था, याद है। खैर, उसके बाद अब वो जो वहां पे जो 3 मेंबर कर दिया गया था, फिर से अब उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 4। तो 3 मेंबर्स तो ऑलरेडी है, लेकिन एक मेंबर और ऐड कर दिया गया है, लॉ मेंबर। और फर्स्ट लॉ मेंबर कौन बने थे, लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपने क्या देखा था
कि गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को, गवर्नर जनरल ये रहे गवर्नर जनरल और ये रहे उसके काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को क्या चीज का अधिकार मिल जाता है, ये एक्ट आने के बाद, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आने के बाद गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। मतलब अब ये और ये और ये लोग मिलके क्या फॉर्म कर दिए भैया, लेजिस्लेचर। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंडिया लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन होता है 1833 से ऑल इंडिया लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन होता है। अब इन लोगों के पास क्या है, जैसे लेजिस्लेचर लग गया, नाम क्या गया, मतलब लॉ मेकिंग। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, लॉ मेकिंग किसके लिए, ब्रिटिश इंडिया के लिए। उस टाइम पे पूरे ब्रिटिश इंडिया का जो भी टेरिटरी होगा उसके लिए ये लोग कानून यहाँ पे बना सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके ये रहे काउंसिल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ये रहा उसका काउंसिल। तो इसके लिए ये क्या कर सकते हैं भाई, लॉ बना सकते हैं। और कोई एग्जिस्टिंग लॉ है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। कोई यदि लॉ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको ये रिपेल भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ये लोग मिलके, समझ रहे हो ना, ये लेजिस्लेचर मिलके उसको हटा सकता है, रिपेल कर सकता है। कोई लॉ में यदि ऑल्टर करना है, चेंज करना है तो उसको वो भी कर सकते हैं। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग क्या सीखे यहां से, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके काउंसिल को ये पावर दे दिया गया 1833 के एक्ट से कि भैया अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑथोरिटी है, आप किसी भी कानून को चेंज कर सकते हो। तो ऑल इंडिया लेजिस्लेचर का एस्टैब्लिशमेंट हो गया। ये हम लोग यहां से देख लिए, पढ़ लिए, सुन लिए। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको तो मैंने पहले ही बता रखा है, जो ये देखो, अब किधर गया भाई, हाँ पहले आपको तो मैंने पहले ही बता रखा कि पहले ये हो गए मद्रास प्रेसिडेंसी, ये अपना अलग कानून बनाते थे, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर था। ये हो गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इसके पास पावर था। और ये हो गया अलग बंगाल प्रेसिडेंसी, इसके पास अपना पावर था। लेकिन ये एक्ट आने के बाद अब ये दोनों का पावर खत्म हो गया और पूरे इंडिया के लिए, अब ये जो पूरा काउंसिल देख रहे हो ये पूरे इंडिया के लिए कानून बनाएगा। तो पावर अब देखो इन लोगों के पास नहीं रहा, पावर इनके पास, तीनों के पास नहीं रहा। पावर देख लो डिसेंट्रलाइज है। अब पावर क्या हो गया, एक जगह सेंट्रलाइज हो गया, सिर्फ यहां से कानून बनेगा। पहले क्या होता था, यहां बनता था, यहां बनता था, यहां बनता था। तो ये पावर डिसेंट्रलाइज होता था। पावर देखो यहां पे इधर उधर हो गया है। लेकिन ये अब क्या हुआ, 1833 के बाद जैसे ऑल इंडिया लेजिस्लेचर का एस्टैब्लिशमेंट होता है, तो मतलब अब सारा पावर एक जगह देखो सेंट्रलाइज हो गया यहां पे। मतलब अब पूरे इंडिया के लिए एक जगह से कानून बनेगा। तो इसीलिए यहां से बोला जाता है कि ये बहुत बड़ा स्टेप लिया गया, किसके तरफ, सेंट्रलाइजेशन की तरफ। सेंट्रलाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप यहां से लिया गया। आई होप ये आपको क्लियर हो। और कोडिफिकेशन ऑफ लॉ जब आप पढ़ोगे तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। चलो ये हो गया आपका खत्म। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखो आपने अभी इंडिया देखा ना, यहां अभी आपने इंडिया देखा, तो पूरे इंडिया के भी हम लोग बात कर लिए, पूरे इंडिया के लिए हम लोग अभी बात कर लिए। अभी हम लोग देखेंगे ये जो हमारा प्रेसिडेंसी, जहां पे देखो मेरा ये कर्सर चल रहा है, यहां पे देखो ये प्रेसिडेंसी जो है, ये प्रेसिडेंसी का क्या सीन था, अब हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। इस एक्ट आने के बाद यहां पे क्या क्या चेंजेस हुआ, इनका तो हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं भैया। इनको जो लेजिस्लेटिव पावर था वो तो छीन लिया गया, इनको जो कानून बनाने का पावर था वो तो खत्म हो गया। देखो इसलिए यहां पे मेरे पिक्चर के नीचे देखो क्या लिखा हुआ, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एबॉलिश। मतलब इनके पास जो लेजिस्लेचर था, कानून बनाने का पावर था, वो तो चला गया भैया, खत्म हो गया। लेजिस्लेचर में यहां पे सेंट्रलाइज हो गया है ना। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। बॉम्बे मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर था, कानून बनाने का पावर, ये खत्म हो गया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंसी।
ये जो प्रेसिडेंसी आपने पढ़ा, ये यहाँ पे ये बंगाल और नीचे मद्रास, बॉम्बे, इन सारे प्रेसिडेंसी का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस हुआ। पहला तो हम लोग देखे कि इनके पास जो कानून बनाने का पावर था वो खत्म हो गया। दूसरा, गवर्नर जनरल हैज लेजिस्लेटिव पावर फॉर इंटायर ब्रिटिश इंडिया, ये हम लोग पढ़ लिए। ये पूरा ब्रिटिश इंडिया के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पावर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। मद्रास प्रेसिडेंसी लेजिस्लेटिव पावर खत्म, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास जो लेजिस्लेटिव पावर था खत्म। अब ये लेजिस्लेटिव पावर किसके पास चला गया भाई, गवर्नर जनरल के पास। किसके पास चला गया है, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के पास। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको। सेम ये ही सेम, ये तो कानून बनाने का पावर है। सेम इसी तरह से फाइनेंस और लेजिस्लेटिव तो मैंने बता ही दिया, फाइनेंस का भी यही सीन था। अब इनको मान लो इनको कुछ करना है तो इसको पूछना पड़ेगा गवर्नर जनरल काउंसिल से। अब मद्रास वाले को यदि कुछ करना है फाइनेंशियली में तो फिर भी इनको पूछना पड़ेगा इनसे। तो पावर क्या कर दिया गया, अब इनके पास इंडिपेंडेंट नहीं रहा, सेंट्रलाइज नहीं रहा पावर। अब क्या हो, सॉरी पावर डिसेंट्रलाइज नहीं रहा, पावर क्या हो गया, सेंट्रलाइज। ये हम लोग पढ़ लिए, हमारा कहानी हो गया यहां पे खत्म। वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। और देखो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज की यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगा दिया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझ। यहाँ पे देखो पावर बहुत सारे जगह से आ रहा है, एक जगह पे ही है ना, पावर यहाँ पे केंद्रित। लेकिन यहाँ पे देखो पावर एक जगह है क्या, इधर गया हुआ, इधर गया हुआ, इधर उधर गया हुआ। यहाँ पे देखो जब एक पर्सन के पास पावर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज। देखो एक पर्सन के पास पावर है तो सेंट्रलाइज, और जब पावर सब जगह ये फैला हुआ है तो वो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज। और यहां पे क्या केस है, कुछ भी करना है इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा भैया। चलो अब कुछ हम लोग अदर प्रोविजन देख लेते हैं इस एक्ट के आने के बाद, क्या क्या कुछ अदर प्रोविजन क्या क्या था वो देख लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या बता दिया, होम गवर्नमेंट में क्या चेंजेस हुआ, फिर उसके बाद मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या चेंजेस हुआ, फिर मैंने आपको थोड़ा सा प्रेसिडेंसी के बारे में बता दिया। तीनों प्रेसिडेंसी को पहले लेजिस्लेटिव पावर था, कानून बनाने का पावर था, लेकिन इसके आने के बाद खत्म कर दिया गया। बस उसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं इस एक्ट के आने के बाद और क्या क्या हुआ। एक तो सबसे पहले इंडियन लॉ कमीशन, मतलब लॉ कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट लॉ कमीशन का फॉर्मेशन हुआ, और फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन किसको बनाया गया भाई, लॉर्ड मैकॉले को। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम ना हो। और देखो ये 1930 सॉरी 18, अरे यार, स्टैब्लिशमेंट इसी एक्ट से हो जाता, फाइनली स्टैब्लिशमेंट होता है इसका 1834 में, ठीक है। 1834 में जैसे इसका स्टैब्लिशमेंट होता है और इसको टास्क किया दिया जाता है। 1834 से पहले, मतलब इससे पहले इंडिया में जो भी लॉज था, बहुत सारा यहाँ पे लॉ था, यहाँ अनऑर्गेनाइज लॉ था। कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ था, यूनिफॉर्म नहीं था, अनयूनिफॉर्म था, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, समझ रहे हो, ये अनऑर्गेनाइज था। तो लॉ कमीशन को ये ड्यूटी मिला, भैया ये जो अनऑर्गेनाइज है ना, आप इसको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करो, सिस्टमैटिक वे में अरेंज करो। तो पहले बहुत सारा पीनल कोड था, बहुत सारा क्रिमिनल लॉ था, लेकिन आप देखोगे ये लॉ कमीशन बनता है और ये पीनल कोड ड्राफ्ट करता है, इंडियन पीनल कोड, याद है ना आपको 1860। खैर वैसे लॉ कमीशन पे एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियोस है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो, या फिर सीधा लिख सकते हो लॉ कमीशन /लॉयर प्रशांत लिख देना, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएगा। तो खैर ये जो अनयूनिफॉर्म आप बोल सकते हो, एक तरह से सिस्टमैटिक नहीं था, अनसिस्टमैटिक वे था, उसको सिस्टमैटिक वे में उसी को बोलते हैं। सिस्टमैटिक वे में जब अरेंज होता है ना, देखो यहाँ पे एकदम सिस्टमैटिक वे में लिख दिया गया, ये जो सिस्टमैटिक वे में अरेंज होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कोडिफिकेशन, जिसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में पढ़ा रखा है। आप उसको जाके प्लीज एक बार देख लो तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। खैर अभी थोड़ा सा तो मैंने बता ही दिया, लेकिन उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में याद करो क्या बताया था मैंने, कि अभी पावर में कौन है इंग्लैंड में, लिबरल्स। तो थोड़ा सा इनका जो पर्सपेक्टिव है कैसा है, लिबरल्स, मतलब फ्रीडम की तरफ थोड़ा सा इनका है। तो ये लोग क्या करते हैं, स्लेवरी को खत्म कर देते हैं। याद है ना, मैन के राइट के बारे में थोड़ा बहुत ये लोग बात करते हैं, जिसकी वजह से स्लेवरी को ये खत्म कर देते हैं पेपर पे, एक्चुअल में नहीं, पेपर पे, ठीक है।
slavery was abolished by British Parliament in Britain and all its position, मतलब और इनका जहां जहां पे पोजीशन था ब्रिटेन में तो हो ही जाता है, उसके अलावा जहां जहां का पोजीशन था वहां भी खत्म कर दिया जाता है। देखो आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट करो। कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, आप कमेंट कर दो। और आपसे तो कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं, है ना। देखो अभी मैं आपको लगेगा कि क्या झूठ बोल रहा, टाइम देखो कितना हो रहा है, 2:10 हो रहा है। शायद अब आपको सीधा दिख रहा है या उल्टा, मुझे तो नहीं पता है, बट 2:10 हो रहा है, रात के 2:10 हो रहे हैं। मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर ये करवा दो, वो कंप्लीट करवा दो। वो मुझे अच्छा लगता है कि लोग सीरियस हैं, लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मन करता है कि हाँ भाई जग के भी अपना काम बंद थोड़ा सा इधर उधर करके भी वीडियोस बनाओ। दिन जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए पीडीएफ तैयार करता हूँ। पीडीएफ तैयार करने में बहुत टाइम जाता है, एक सीक्वेंस बनाना पड़ता है, आपके माइंड में ये चलते रहता है कि इसको पहले बताना, फिर बाद में बहुत कुछ को लिंक करना होता है। देखो ये कमेंट आया, ये जब कमेंट आता है अलग ही रौनक आता है चेहरे पे। देखो आप मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा आपको। तो प्लीज आप कमेंट करो, कमेंट से बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है। फीडबैक भी दो आप, क्या कैसा चल रहा है आपको, कैसा लग रहा है, कहाँ कोई चेंजेस कुछ भी चाहिए। खैर अब हम लोग चलते हैं बैक टू टॉपिक। 1833 के चैप्टर से क्या क्या चेंजेस होता है हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर लाने के बाद क्या करा जाता है, एक अटेम्प्ट करा जाता है, सिविल सर्विसेज ओपन कर दिया जाता है इंडियंस के लिए। मतलब अब ये एक्ट क्या इंट्रोड्यूस करता है, एक सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस में सिलेक्शन के लिए एक ओपन कंपटीशन का सिस्टम यहां से स्टैब्लिश होता है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें क्या करा जाता है कि इंडियंस को अब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, ये सब के जेंडर नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ उसके रिलीजन, रेस के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में अब इंडियंस भी ऑफिस होल्ड कर सकता है इस एक्ट के आने के बाद। लेकिन इस कॉन्सेप्ट सिविल सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, वो इंट्रोड्यूस कब होता है, लॉर्ड मैकॉले के रिकमेंडेशन पे 1854 में। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं टिल्ट टुवर्ड क्रिश्चियनिटी। मतलब ये जो एक्ट था 1833 का, इसका थोड़ा सा झुकाव किसके तरफ था, क्रिश्चियनिटी की तरफ, है ना। क्रिश्चियनिटी की तरफ ऐसे झुकाव था तो ब्रिटिश रेसिडेंट्स इंडिया में दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे, है ना। ब्रिटिश लोग बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ते जा रहे थे। तो जैसे डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था, तो अब ये एक्ट क्या करता है, इंडिया में अलाउ कर देता है बिशॉप्स के लिए। ठीक है, तो उसके बाद बिशॉप्स कितना हो जाता है, 3 बिशॉप्स। तो ये एक्ट बेसिकली अलाउ कर देता कि हाँ बिशॉप्स हो सकते हैं, यही सब है, यहाँ पे कुछ नहीं ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, बस आप थोड़ा सा एक लाइन ध्यान में रख लेना बिशॉप्स के बारे में। उसके बाद हाँ ये देखो बंगाल प्रेसिडेंसी स्प्लिट हो जाता है, और इसके बाद इसी एक्ट से 1833 के एक्ट से बंगाल से क्या निकल जाता है भाई, आगरा। इसके बाद जो मैंने आपको शुरू से रखा था बचा के, अब वो आ गया है सेंट हेलिना। देखो बेसिकली ये एक आइलैंड था, सेंट हेलिना ये एक आइलैंड था। ठीक है, अब ये इसको हम लोग सेंट हेलिना एक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस एक्ट में इस आइलैंड से भी रिलेटेड प्रोविजन था, इस आइलैंड से भी रिलेटेड प्रोविजन था। अब क्या था भाई वो देखो, देखो आप जैसे वर्ल्ड मैप में देखोगे, ये है अफ्रीका। अफ्रीका के पास ये देख रहे हो आप, यहां पे देख रहे हो, ये जो आइलैंड देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट हेलेना। जब आप यहां पे देखो, ये देखो, ये है आपका ब्रिटेन, ये है इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं पे है ना, और ये हो गया ब्रिटेन, इनका घर। तो ये लोग जो यहां से आते थे ऐसे करके आते थे, ठीक है भाई। अब जो ऐसे करके इतना लंबा सफर है, ये बीच में रुक के यहाँ पे आराम करते थे, सिंपल।
ये जो आराम करते थे ये आइलैंड पे, तो पहले यहाँ पे पुर्तगीज का रूल चलता था, उसको हटा के फिर यहाँ पे ब्रिटिश अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं, थोड़ा पॉपुलेशन, आप विकीपीडिया पे देख लो, थोड़ा पढ़ सकते हो इसके बारे में, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो। इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ, हम लोग इस पे बात करते हैं थोड़ा। मैंने आपको ये बेसिक बता दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटेन से चलती थी तो यहाँ पे आके थोड़ा सा ये लोग क्या करते थे भाई, रेस्ट करते थे, यहाँ पे रेस्ट करते थे। इतना लंबा दूरी होता था तो यहाँ पे आके ये लोग रेस्ट करते थे। ये एक आइलैंड था। अब ये एक्ट में प्रोविजन ये था भैया कि ये जो सेंट हेलिना पे कंट्रोल है, कंट्रोल किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। देखो यहाँ पे ये जो आइलैंड है इसका कंट्रोल किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। लेकिन इस एक्ट के बाद ये कंट्रोल चला जाएगा किसके पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, अब इसका कंट्रोल, ये जो सेंट हेलिना कंट्रोल है किसके पास चला जाएगा, क्राउन के पास। ये जो कंट्रोल का ट्रांसफर हुआ, कंट्रोल ऑफ सेंट हेलिना पास फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ये किसके थ्रू हुआ, ये इसी एक्ट में एक प्रोविजन था, इसीलिए इस एक्ट को हम लोग बोलते हैं सेंट हेलिना एक्ट। ठीक है, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में और भी पढ़ना है तो आप विकीपीडिया गूगल पे जाके पढ़ सकते हो। यहाँ हम लोग ज़्यादा नहीं बात करेंगे ना, टाइम वेस्ट होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले इस एक्ट का सिग्निफिकेंस। देखो ये जो एक्ट है फाइनल स्टेप था किसके तरफ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। आपने ये देखा कि इस एक्ट से ही ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन है ये हम लोग देख लिए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही पूरे इंडिया को रूल कर रहा, मतलब एक जगह ही पावर सेंट्रलाइज है। जहां पहले मद्रास खुद से रूल करता था, थोड़ा बहुत खुद के लिए कानून बनाता था, बॉम्बे के साथ भी वही था, बंगाल के साथ भी वही था, लेकिन अब क्या हो गया, इन तीनों का पावर एक जगह सेंट्रलाइज हो गया। खैर, तो ये सेंट्रलाइज की तरफ एक फाइनल स्टेप था और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो खत्म हो जाता है और वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ ट्रांसफर हो, जैसे हम लोग जानते हैं। उसके बाद हाँ, सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है इस एक्ट का एक और, कि इसी एक्ट के थ्रू कोडिफिकेशन ऑफ लॉ करने की कोशिश करी गई थी। उसके बाद प्रोविजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब वो जब आप सर्विस का बात की है वो। अब लोग थोड़ा सा इस एक्ट का डिफेक्ट और ड्रॉबैक देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत लंबा हो गया वीडियोस, थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी इसको करेंगे। और नोट्स का पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलो इसको मैं आप ये जाएगा पीडीएफ, वहां से भी पढ़ सकते हो। थोड़ा सा हम लोग डिफेक्ट देख लेते हैं। इस एक्ट का डिफेक्ट क्या था, इस एक्ट का पहला डिफेक्ट क्या था, जो पहले गवर्नर जनरल मद्रास के हो गए और बॉम्बे के हो गए, इनका पावर खींच के किसको दे दिया जाता, आपने पहले ही देखा, मद्रास और बॉम्बे, इसका पावर खींच के किसको दे दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो ये एक पहला ही ड्रॉबैक तो यही है। इसके वजह से क्या होता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा। इसको मद्रास का, बॉम्बे का और बंगाल का भी देखना है भाई, तीनों जगह का देखना है। तो इस पे क्या हो जाएगा, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक डिफेक्ट था, ड्रॉबैक था इस एक्ट का, जो कि ओवर बर्डन कर देता है वर्कलोड किस पे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पे। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस बर्डन ऑफ ओवर सेंट्रलाइजेशन वॉज ऑफ्टन रेफरिंग द गवर्नमेंट काउंसिल दैट, वही है, पब्लिक मैटर को रिजॉल्व करने में टाइम भी लगेगा। जब इतने जगह का पावर एक इंसान को दे दोगे तो भैया ये किसका किसका सुनेगा, पब्लिक मैटर को सॉल्व करने में इसको टाइम लगेगा, ऑब्वियसली है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। देखो अब इनका क्या है, ये पूरे इंडिया के बारे में सोचेंगे तो यहाँ के लोकल्स के बारे में ये अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। ये सब एरिया में जो लोकल्स है ना, इसके बारे में ये अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक था। तो मिसमैनेजमेंट हो रहा था हर एक प्रेसिडेंसी के बीच में और ये गवर्नर जनरल्स के बीच में, बहुत ज़्यादा गैप हो रहा था अच्छे से, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। आप खुद सोचो ना, एक स्कूल है, एक स्कूल में एक पूरा प्रिंसिपल पूरे स्कूल को चला सकता है
कितना डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो प्रिंसिपल क्या करता है, अपने पावर को ट्रांसफर कर देता है हर एक क्लासरूम के क्लास टीचर को, फिर और भी जो जो टीचर्स होते हैं उसको। तो उससे क्या होता है, स्कूल स्मूथली रन हो पाता है। और यहाँ क्या हो रहा है, सारा पावर आप किसको दे दिए हो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, जिसकी वजह से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चल पाता है। गवर्नर जनरल्स ये यहाँ ये प्रेसिडेंसी और इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप्स होने लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। यही सब यहाँ पे पूरा बात लिखा हुआ है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम हैंडल ऑलरेडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी पूछ सकते हो। आप कहीं भी पूछ सकते हो, फेसबुक उसबुक जहाँ आपको इच्छा हो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए। यहाँ तक भी देखने के लिए थैंक यू सो मच। इतने अंत तक देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और यहाँ तक आए हो तो यदि मन है तो भाई लाइक कर दो, नहीं तो फिर ठीक है। चलो बाय बाय।